Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain aggregate demand and its component. जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कितनी एक्सपेक्टेड डिमांड की जा रही है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. Aggregate demand refers to the total value of final goods and services. Final goods and services means ready to use. जो final consumption के लिए use हो रही है, which all the sectors of an economy, economy के जितने भी sectors हैं, household, firms and government are planning to buy, purchase करने की planning कर रहे हैं. At a given level of income during a period of an accounting year. एक accounting year में, accounting year 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो accounting year में economy के सभी sectors के द्वारा final goods and services की कितनी expected demand की जा रही है उसको हम aggregate demand कहते हैं. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है, क्योंकि जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो हम उस पर खर्चा भी करते हैं. ये तो ऑब्वियस है, जो हम डिमांड कर रहे हैं तो उस पर खर्चा करेंगे. इसलिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, और वी कैन से इट रेफर्स टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to incur at a given level of income during a period of an accounting year. अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ. मेरा एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड में नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल मार्केट डिमांड है. मैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कर रही हूँ, और एग्रीगेट डिमांड में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी एक्सपेक्टेड डिमांड इंक्लूड होती है. आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल, मेरी पानी पूरी खाने की डिमांड है. आज मैंने ये सोचा है कि मुझे 20 रुपए पानी पूरी पर खर्च करने हैं. 20 रुपए में प्लान करके चली हूं, तो ये एग्रीगेट डिमांड में आएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मींस प्लानिंग. लेकिन जब मैं शॉप पर जाती हूं तो मुझे 20 रुपए की जगह 22 रुपए पानी पूरी पे खर्च करने पड़ते हैं. तो मेरा एक्चुअल खर्चा 22 रुपए हुआ है, मेरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर 20 रुपए था, तो 20 रुपए जो मेरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट डिमांड में काउंट होता है. एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ प्लान्ड एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं. एक्चुअल एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. अब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं. इकोनॉमी में सपोज इनकम 100 करोड़ रुपए है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें से 70 करोड़ रुपए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में खर्च किए जाएंगे. ये सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो 70 करोड़ रुपए हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड या प्लान्ड एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं. एक्चुअल में खर्चा 70 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. इट्स कंपोनेंट्स, यदि आपसे इसकी कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप 4 कंपोनेंट्स लिखोगे. हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउसहोल्ड मींस हम लोग हाउस होल्ड्स के द्वारा कंजम्पशन गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसको हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स के द्वारा किया जाता है. फर्म कैपिटल गुड्स की डिमांड करती है. कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट है, मशीनरी है, प्लांट, इन सब की डिमांड करती है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके. वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस,
इन सब पर जब खर्चा करती है, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रोड्स है, डैम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पावर प्लांट है, इन सब पर जब खर्चा किया जाता है तो इसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये खर्चा पब्लिक के बेटरमेंट के लिए करती है। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट जब हम अपने देश से गुड्स और सर्विसेज को दूसरे देशों में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश से गुड्स और सर्विसेज को मंगाते हैं तो इसको हम इंपोर्ट या आयात कहते हैं। और नेट एक्सपोर्ट में हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल आता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। तो जब आपसे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो आप ये चारों कंपोनेंट्स लिखेंगे। लेकिन यहां पर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को इग्नोर किया जाता है और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। नाउ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जैसा कि मैं अभी बता कर चुकी हूं कि हम इसमें टू सेक्टर इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं और टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट को इग्नोर किया जाता है और एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। जब इनकम का लेवल 0 है तो उस सिचुएशन में कंजम्पशन 40 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 कैसे है? तो ऑब्वियस है कि आपके इनकम के सोर्सेज हो या नहीं हो, लेकिन आपको जीने के लिए अपनी बेसिक नीड्स पर तो खर्चा करना होगा ना। खाने पीने की चीजों पर, कपड़े पहनने पर, इन सब पे तो आप खर्चा करोगे ना। तो उस सिचुएशन में चाहे इनकम 0 हो, फिर भी जब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है तो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं और उसको सी बार से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, यहां पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऑटोनोमस माना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम से बिल्कुल फ्री होता है, इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम। और यहां हम सिंप्लिसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान रहे हैं, इसलिए हर लेवल पर इन्वेस्टमेंट इक्वल 40 लाख का है। इनकम जब 0 है तो कंजम्पशन 40 है। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम चाहे अपने फैमिली मेंबर से उधार ले रहे हैं या फिर अपनी पुरानी सेविंग को खत्म कर रहे हैं। और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, 40 प्लस 40 80। ठीक है। नेक्स्ट, जब इनकम 100 लाख रुपए है उस सिचुएशन में, क्योंकि हम पूरे इकोनॉमी की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कंजम्पशन 120 है। अभी भी 100 इनकम है और 120 कंजम्पशन हो रहा है, तो जो 20 लाख का कंजम्पशन एक्स्ट्रा है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160 हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई। जब इनकम बढ़कर 2 लाख रुपए हो गई तो कंजम्पशन भी 2 लाख हो गया। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 200 प्लस 40, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई? 240। इसी तरह जब इनकम 300 लाख है तो कंजम्पशन 280 है। यहाँ पर सेविंग शुरू हो गई है, जितनी इनकम है उससे कम कंजम्पशन गुड्स पर खर्च किया जा रहा है और बाकी 20 लाख इतने भी सेविंग की जा रही है। एडी सी प्लस आई 280 प्लस 40 इज इक्वल टू 320। अगेन 400 इनकम है तो कंजम्पशन 360 है, सेविंग और ज्यादा शुरू हो गई। 360 प्लस 40 400 एग्रीगेट डिमांड। अगेन जब इनकम 500 है तो कंजम्पशन 440 है और इन्वेस्टमेंट तो सेम चल रहा है क्योंकि ऑटोनोमस है। एग्रीगेट डिमांड 440 प्लस
40 इज इक्वल टू 480। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है, लेकिन जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ती है कंजम्पशन हमेशा उससे कम रहता है। अब यहां पर हम इसका डायग्राम देखते हैं। 0x पर इनकम दिखाई गई है और 0y पर एग्रीगेट डिमांड दिखाई गई है एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। I कर्व OX के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि यह इनकम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है। हर लेवल पर उसका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, 40 40 40 40 40। कंजम्पशन सी जो लाइन है ये कंजम्पशन कर्व को दिखा रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। सेम जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है और कंजम्पशन बढ़ने के कारण एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही है। यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कैसे बनाया जाता है और उसका डायग्राम भाई आप मेजर करके भी देख सकते हो कि 40 है तो 40 40 40 दे दिया। उसके अतिरिक्त यदि कंजम्पशन 40 है देन नेक्स्ट पे 120 देन उसके बाद 200। आप स्केल से प्रॉपर मेजर करके भी दे सकते हो या नॉर्मली एक आइडिया के बेस पे आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आपका कर्व इसी तरह से जाएगा। होप सो आपको एग्रीगेट डिमांड एंड इसके कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।